बहुत प्यारी सीट है, बहुत अच्छी सीट है और बहुत अच्छे लोग हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक कैप्टन था स्टीव वॉ, 3 वर्ल्ड कप जीते थे शायद उसने। उसकी एक बड़ी प्यारी आदत थी, जिस दिन फाइनल का मैच होता था कहता था हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। तो लोग कहते थे क्यों? अरे बोलता था कल वाली टीम को तो हम ऐसे ही धो डालेंगे। एक बार श्रीलंका से हारना पड़ा था, अर्जुन रणतुंगे और अरविंद डिसिल्वा ने धो डाला था स्टीव वॉ को, और इतना बुरा धोया था ग्राउंड पे कि शेन वॉर्न के आंख से सिर्फ आंसू नहीं खून भी गिर रहे थे। तो कॉन्फिडेंट तो ये 24 में भी थे, और अयोध्या से ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ रहा होगा। फ्री की परिभाषा क्या है? मैं आपको बताऊं, एक होता है उधार लेके बर्थडे मनाना, वो बुरा है। एक होता है अपनी कमाई और फायदे में से बर्थडे मनाना। दिल्ली गवर्नमेंट का बजट फायदे में है, उस फायदे को निकाल कर उन्होंने अपने जनता को छोटा छोटा अमाउंट दे दिया। बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो हमको लगा यार 40-50 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा, 2-3 चक्कर ससुराल मार लिया करेंगे। अगर मैं लड़कों से पूछता, मैं लोगों से ही पूछता हूँ कि आप बताओ दिल्ली का बजट इस साल का कैसा रहा? अरे बोले बजट का, एनिमल मूवी देखे थे, बड़ा मजा आया, बहुत बढ़िया मूवी बनी थी। लोग मिर्जापुर पे चर्चा कर रहे हैं, एनिमल पे चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ लोग बजट पे भी चर्चा करें। तो आओ हम अम्बेडकर एक्सलेंस प्रोग्राम पे बात करते हैं, आओ हम मोहल्ला क्लिनिक पे बात करते हैं, आ जाओ हम पानी के बिल, बिजली के बिल पे। मतलब हमारे पास बहुत सारी चीजें बात करने के लिए। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी सा। राजधानी दिल्ली में इलेक्शन का समय है, चुनाव का समय है। तापमान थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, लेकिन जो माहौल है वो बहुत ज्यादा गर्म है। हमारे साथ आज हैं अवध ओझा सर। तो देखिए, वो शिक्षा की नीतियों के बीच में से निकलते हुए राजनीति में आज पहुंचे हैं, और उनसे बहुत शानदार बातचीत करने का मौका हमें मिला है। और अभी मेरे को शानदार मैंने इसलिए पहले बोल दिया क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने इनको बहुत लंबे समय से देखता आया हूं, पढ़े लिखे भी हैं हम, इनसे बहुत सारी पढ़ाई करी है। लेकिन आज खास बातचीत करेंगे उनके पास, एक ऐसी कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे कि सर ने आखिर में क्या कुछ अब अपना नया प्लान बनाया हुआ है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर वही सबसे पहले सब मुझसे ये जानना चाहते हैं कि सर यार, पढ़ाई पढ़ाते एकदम से शिक्षा की रीति से राजनीति के गलियारे में कुछ तो एक होगा आपके दिमाग में कि हाँ ऐसा करना सही रहेगा। शिक्षक और राजनेता के पास 2 चीजें कॉमन होती है, एक धैर्य होता है, एक विजन होता है। अगर ये 2 चीज शिक्षक और राजनेता के पास नहीं तो कभी सफल नहीं हो सकते। अगर हम अमेरिका को देखें तो जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर जितने भी राष्ट्रपति हुए, विजनरी राष्ट्रपति हुए, और एक स्लम एरिया से वो देश की कहानी शुरू होती है और सुपर पावर तक पहुंचती है। तो किसका परिणाम है? वो विजनरी लीडर का परिणाम है। हम चाइना की हिस्ट्री देखें तो अगर हम माओ जेडोंग को देखें, उसके बाद हम डेंग जियाओपिंग को देखें, वो सब एक विजन है। कोई भी देश, कोई भी परिवार, कहते हैं ना, वो एक सेइंग है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि शिक्षा भी 2 चीजों को पैदा करती है, एक साहस को और विवेक को। और मैं एक ऐसी शिक्षा चाहता हूं जो करेज और विजडम पर बेस्ड हो। तो जिस दिन इस देश के बच्चे महान होंगे, ये देश अपने आप महान होगा। तो आपको ऐसा लग रहा है जब आपने पढ़ाई की, खुद पढ़ाई की थी, और जब आपने इतने बच्चों को पढ़ाया, वो सब आपको अब जानते करते हैं, इतने बड़े बड़े जगहों पर लगे हैं, तो उसमें और आज में एक बहुत बड़ा गैप आ गया है या कुछ हो गया है कि जिसको शायद बदलने की भी जरूरत है? हाँ, बिल्कुल बदलने की जरूरत है। आज ये जो ऑनलाइन स्टडीज है ना, इसने थोड़ा सा हमें सेटबैक दिया है। थोड़ा सा सेटबैक इस सेंस में दिया है कि अगर पढ़ाई बेहतरीन होती, अच्छी, एक्चुअली होता क्या है कि हमें जिसमें मजा आता है उसमें टाइम नहीं देखते। अगर पढ़ाई अच्छी हो जाए तो बच्चे मोबाइल छोड़ दें, भाई पढ़ने का तरीका ऐसा हो जाए जिसमें मजा आने लगे। तो जब उन्हें पढ़ने में मजा आने लगेगा वो मोबाइल छोड़ ही देंगे, और जब मोबाइल छोड़ देंगे और पढ़ेंगे, सोचेंगे, तो उनका विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। तो आज की तुलना में, जैसे मेरे समय में 1980s में डिस्ट्रैक्शन का डी भी नहीं था, टीवी थी नहीं, टीवी थी नहीं, रेडियो था, वो हम सुनते नहीं थे। हमें क्या मतलब था 80s में बीबीसी यूबीसी से हमें क्या लेना देना था? तो रेडियो हम सुनते नहीं थे, टीवी हमारे घर में थी नहीं। रह से गए एक ही चीज था, वो बढ़ई के द्वारा बनाया हुआ बैट, 60-70 रुपए का, जिससे अम्मा कभी कभी कपड़ा भी धो लेती थी उस बैट और उस बैट से हम लोग जो है 3-4-5 घंटे खेल खेलते थे, तो शरीर भी स्वस्थ रहती थी, 2-4 घंटे पढ़ते भी थे। हमारे शिक्षक बड़े प्यारे थे, माँ बाप प्यारे थे, समाज बड़ा उस वक्त बड़ा प्यारा था, अच्छा था। तो उन सब ने हमें एक विकास की धारा पे आगे बढ़ाया। विकास की धारा, तो सर अब आपको
राजनीति में मतलब कि अब आने के बाद अब आपको कैसा लग रहा है? मतलब अभी जब आप आए, आपको लग रहा है कि एक विजन के साथ आया हूं मैं, जैसा आपने बताया मुझे कि एक विजन है कि ये सब चीजें मेरे तो सबसे ऊपर हैं, सर्वोपरि हैं, तो उन्हीं चीजों के बीच में अभी जो हालात हैं, लड़ाई कठिन है आपकी? मैं बिल्कुल बिल्कुल लड़ाइयाँ, मैं कठिन शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, मैं दो तीन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, एक मैं मुश्किल शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, मैं कठिन शब्द, मैं कहता हूँ चुनौती है। आप जब शब्द इस्तेमाल करते हो ना तो भाव मनोदशा भी आपकी पता चलती है। जैसे आपने कहा चुनौती, तो इसका मतलब आप खेलना खिलाड़ी टाइप के आदमी हो, मजा लेते हो। आपने कहा भैया बहुत मुश्किल है, इसका मतलब आप नहीं कर पाओगे, पहले ही खत्म। व्यक्ति के शब्दों का चयन बताता है कि वो कितनी दूरी की यात्रा करेगा। तो चुनौतियां मेरे सामने थोड़ी है, भगवान राम के सामने थी, भगवान कृष्ण के, तो जब भगवानों के सामने चुनौतियां थी तो इंसानों के सामने कैसे नहीं होगी? चुनौतियां बहुत हैं सर, राजनीति में तो इससे ज्यादा चुनौतियां होंगी कहाँ। तो अभी आपको फिलहाल किस तरह ऐसा मतलब कि लगा कि, और जब से टिकट मिली और आम आदमी पार्टी को ही चुनना, मतलब आप तो देखो बिल्कुल आपने पार्टी ने आपको चुना, आपने पार्टी को चुना, दोनों तरफ से सेम रास्ते होते हैं, तो आपको आज, अच्छा इससे पहले एक चीज और पूछ लेता हूं मैं। आज से 10 साल पहले आप राजनीति को देखते थे जी, अच्छा जी ये प्रधानमंत्री हैं इस में, तब तो आप ज्यादा क्लोज नहीं थे इतना डीप, या थे शुरू से थे? नहीं नहीं, तब आप क्या सोचते थे कि देश में क्या राजनीति चल रही है, क्या होता है? नहीं, मुझे एक बात का शुरू से अंदाजा था कि हमारे देश में विजनरी एजुकेशन का अभाव है, जिसको मैं रैंचो मॉडल बोलता हूँ। जैसे हमारे लड़के जो टीवी देखते हैं आज, बड़ा मजा आ रहा है उनको, मैं उनसे कहता हूँ यार, ना ये एजुकेशन पे डिबेट कर रहे हैं, ना ये इंडस्ट्री पे कर रहे हैं, ना एम्प्लॉयमेंट पे कर रहे हैं, ना इकोनॉमी पे कर रहे हैं, तुम लोग देखते क्यों? क्यों? क्योंकि उन्हें वही समझ में आ रहा है। उन्हें मंदिर, मस्जिद, जाति, तो ये किसका परिणाम है? शिक्षा का। ह्यूमैनिटीज हमने कायदे से पढ़ी नहीं। अब जिसको जीडीपी पता ही नहीं तो क्या बजट को डिस्कस करेगा? जिसको रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट के बारे में पता ही नहीं तो बजट में क्या इंटरेस्ट लेगा? अगर मैं लड़कों से पूछता, मैं लोगों से ही पूछता हूँ कि आप बताओ दिल्ली का बजट इस साल का कैसा रहा? अरे बोले बजट का, एनिमल मूवी देखे थे, बड़ा मजा आया, बहुत बढ़िया मूवी बनी थी। लोग मिर्जापुर पे चर्चा कर रहे हैं, एनिमल पे चर्चा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ लोग बजट पे भी चर्चा करें। जिस दिन लोग इस देश में 80% लोग बजट पे चर्चा करने लगेंगे, ये देश अपने आप महाशक्ति बन जाएगा। बजट तो सर आने भी वाला है, अभी ऐसा कुछ सेंटर पे भी बात ही कर लेता हूं। जब आप दूर से देखते थे कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं बड़े प्रधानमंत्री बनके, उनके लिए क्या मतलब आपको क्या एक विजन है, आपको क्या लगता है किस तरह के? मतलब जिस तरह से वो आए थे, हाँ। जिस तरह से वो लॉन्च हुए थे, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, तो पूरे देश को लगा था, हमको भी लगा था कि यार कुछ बहुत बढ़िया काम करने जा रहे हैं लगता है। और चारों तरफ होर्डिंग बैनर लगा हुआ था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। तो हमको लगा यार 40-50 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा, 2-3 चक्कर ससुराल मार लिया करेंगे, भाई पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, किसको बुरा लगेगा? लेकिन आज वो 2024 में कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। उनको तो ये बताना चाहिए कि साहब आपने कहाँ कहाँ क्या किया है। जैसे हम आम आदमी पार्टी है तो वो किस पे बात करती है? शिक्षा पे। आओ हम अम्बेडकर एक्सलेंस प्रोग्राम पे बात करते हैं, आओ हम मोहल्ला क्लिनिक पे बात करते हैं, आ जाओ हम पानी के बिल, बिजली के बिल पे, मतलब हमारे पास बहुत सारी चीजें बात करने के लिए, और सारी बेसिक चीजें हैं, अगर मैं देखूं तो मतलब जैसा आपने गिनाया बहुत बेसिक चीजें हैं। बिल्कुल। और वो बेसिक वहां पे भी हम ढूंढ रहे थे। एक दिल्ली के इलेक्शन में अब जब सब सारी चीजें बात हो गई हैं, तो इसमें तो शर्माने वाली बात ही नहीं है कि अब सब फ्री पे आ गए हैं। तो ये फ्री वाली मेरे को सर मतलब मेरे फ्री है क्या है, मतलब मुझे समझ फ्री की परिभाषा क्या है? मैं आपको बताऊं, एक होता है उधार लेके बर्थडे मनाना, वो बुरा है। एक होता है अपनी कमाई और फायदे में से बर्थडे मनाना। अच्छा। दिल्ली गवर्नमेंट का बजट फायदे में है, उस फायदे को निकाल कर उन्होंने अपने जनता को छोटा छोटा अमाउंट दे दिया, तो जनता का पैसा वापस जनता के पास पहुंच गया। हम लोग को इनकम टैक्स जब हम भरते हैं तो कभी कभी इनकम टैक्स से भी हमें पैसा आ जाता है, हाँ, कि भाई आपका इतना पैसा था, एक्स्ट्रा था, आपके बजट से ज्यादा था, आप ले जाओ। तो बाकी लोग जो फ्री दे रहे हैं, और फिर दिल्ली में ही क्यों दे रहे हो? भाजपा की तो 20 राज्यों में सरकार है, प्यारी दीदी। तो मैनिफेस्टो पे आपने सुना होगा, अभी क्या लगा आपको कि जो बोला गया अब कि सब अब इसको 2100 2500 ये तो रेट ऐसे हो गया है कि भैया सबको देना ही देना है। आई थिंक ये नेसेसिटी बन गया, आपको देखकर देना चालू किया आपको लगता है, या फिर सबने सोचा कि नहीं जरूरत तो होगी या फिर देना बनता है? कांग्रेस की सरकार जहां तक मैं जानता हूं कर्नाटका में भी है, तो वहां बहनें नहीं रहती हैं, वहां भी दे देना चाहिए था। इतना बड़ा दिल है तो वहां भी अपना दिल दिखाना चाहिए था कि कोई रोक रहा है वहां।
तो वहां दिल दिखाते तो यहाँ की बहनों को लगता कि नहीं यार, दिल तो इनके पास भी है। लेकिन यहाँ की बहनों को पता है कि भाई भाई हमारा एक ही है केजरीवाल, उसने जो जो हमसे वादा किया वो हमें दिया है, तो अपने भाई को छोड़कर वो कहीं जाएंगी ही नहीं। तो, तो फिर ये रेवड़ी पॉलिटिक्स कौन शुरू करके, रेवड़ी पॉलिटिक्स क्या हुई? रेवड़ी पॉलिटिक्स तब होती है जब आप उधार, मैंने कहा ना, आप उधार मांग के कोई काम कर रहे हो। उधार, आपका बजट, उत्तर प्रदेश का बजट वैसे ही घाटे में है, और घाटे के बजट में आप कहाँ कर सकते हो ये सब। मतलब 2 स्कूल कम बनाए, पैसे बांट दिए। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपका बजट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पैसा कमा रहे हो, जैसे एक बड़ी सिंपल सी बात है कि आप 5 लाख रुपए महीने कमाते हो तो आप घूमने जा सकते हो, अच्छी बात है। और अगर आप 30,000 कमाते हो तो वो चीज है, मतलब लग रहा है आपको कुछ? नहीं। सब कूदे पड़े ना, क्योंकि सर अब तो मैं तो अगर 3 विंडो देखूं, तीनों में सब मैं देखूं कि ये इतना फ्री, ये इतना फ्री, अगर जनता ऐसे देख रही है उसको तो कोई फायदा देखो कौन कितना दे रहा है। नहीं। दिल्ली में सिर्फ केजरीवाल, दिल्ली की जनता पिछले विगत वर्षों से केजरीवाल जी के कामों को देखा है। मैं बच्चे मिले मुझे, यही सुपर शाइन चौक है, वहां पे एक लड़की मुझे मिली, मैं जनसभा कर रहा था, वो फ्रेंच बोल रही थी। एक बहुत ही सामान्य झोपड़पट्टी की बच्ची थी, फ्रेंच बोल रही थी। नाम मेरी डायरी में लिखा होगा, उसका फोन नंबर, क्लास 8 की बच्ची थी। मैं मंडावली गांव में था, हमारी कार्यकर्ता है शिरीन खान, उसकी 2 बेटियां हैं, वो दोनों मुझसे स्टॉक बॉन्ड इन्वेस्टमेंट पे चर्चा कर रही थी। 9th-10th की बच्चियां, सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं। यही विजन तो आप खोज रहे हो? हाँ एग्जैक्टली, यही विजन मैं खोज रहा हूँ। यही विजन को आप खोज रहे हो? बिल्कुल। आपकी सीट की बात करता हूँ। आपकी सीट पे सिसोदिया जी थे, तो आपको क्या, मतलब इस सीट पर बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी पिछली बार। मैं जब ना ड्यूटी थी, मेरी भी ड्यूटी थी, तो मैंने जब किया था तो 2-3 हजार 4 हजार के आसपास था। लास्ट में घोषित हुआ कि सर जीत गए, सिसोदिया जी जीत गए। तो आपको लगता है कि ये सीट मिलना थोड़ा, यार और कोई सीट मिल जाती तो ज्यादा मजा आता? नहीं नहीं बिल्कुल, यहाँ के लोग, फटफटगंज के लोगों जैसा तो मुझे लगता है पूरी दिल्ली विधानसभा में लोग नहीं है। आज मेरे साथ हर गली, हर मोहल्ले, हर घर का आदमी खड़ा हुआ है। जहाँ गुस्सा है वहां प्रेम है, जहाँ चाटुकारिता है वहां धोखा है। तो फटफटगंज के जो निवासी हैं वो क्रोधित तो होते हैं भगवान शंकर की तरह, लेकिन वरदान देना भी उन्हीं के हाथ में है। तो बहुत प्यारी सीट है, बहुत अच्छी सीट है, और बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग हैं। तो अब आपको फिलहाल, मतलब अगर मैं आपकी तरफ से पूछूं कि क्या वो चीजें जो आपने कहा कि यहाँ के बच्चों को फ्री में पढ़ाने वाली बात है, तो एक जगह से शुरुआत तो कहीं ना कहीं से तो होनी जरूरी है। उसको लेकर आपको क्या लग रहा है कि कम से कम मैं अपनी जगह से अगर शुरुआत करूंगा तो शायद ये आगे बढ़े? हाँ बिल्कुल, मैं इलेक्शन के बाद इस पर विचार कर रहा हूँ। इलेक्शन के बाद मैं एक संस्था को शुरुआत करने जा रहा हूँ, ऑनलाइन संस्था होगी। उसमें सबसे बड़ी चीज़ होगी काउंसलिंग। पहले तो हम काउंसलिंग देंगे बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के अभाव में जान ही नहीं पाते कि उन्हें जीवन में करना क्या है। पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना, क्यों पढ़ना है। तो पहला काउंसलिंग होगा, गाइडेंस होगा, और फिर जो है मैं अलग अलग विंग की कोचिंग भी स्टैब्लिश करूंगा। आखिरी सवाल मेरा सर, ये तो सब बहुत ही क्लीशे सवाल है, लेकिन आपको एक आंकड़ा कितना नजर आ रहा है 70 में से, मतलब तो पूछना बनता ही है। आप तो अगर मैं जनता का रुझान देखूं तो 60+ तो है। बीजेपी मजबूत हो गई है इस बार, तो बीजेपी ऐसी है, लहर है जी बीजेपी। तो आपको क्या लगता है कि पहले अभी तक बीजेपी को कभी नहीं आना, क्या कारण रहा, और इस बार भी आपको क्या लग रहा है? क्योंकि इस बार माहौल तो देखो ऐसा, मतलब कि बराबरी की टक्कर हो गई है जी। आम आदमी पार्टी है 10 साल से, सब जानते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसे माहौल है ग्राउंड पे कि बराबरी की टक्कर है। तो वो बराबरी की परिभाषा क्या है, या मैनिफेस्टो की बराबरियां ही हम उसको माने? ऑस्ट्रेलिया का एक कैप्टन था स्टीव वॉ, 3 वर्ल्ड कप जीते थे शायद उसने। उसकी एक बड़ी प्यारी आदत थी, जिस दिन फाइनल का मैच होता था कहता था हम प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। तो लोग कहते थे क्यों? अरे बोलता था कल वाली टीम को तो हम ऐसे ही धो डालेंगे। एक बार श्रीलंका से हारना पड़ा था, अर्जुन रणतुंगे और अरविंद डिसिल्वा ने धो डाला था स्टीवा को, और इतना बुरा धोया था ग्राउंड पे कि शेन वॉर्न के आंख से सिर्फ आंसू नहीं, खून भी गिर रहे थे। तो कॉन्फिडेंट तो ये 24 में भी थे, और अयोध्या से ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ रहा होगा। ऐसे ही कह रहा हूँ, मतलब कॉन्फिडेंस तो अच्छे अच्छों का। तो जिसने ग्राउंड पर काम किया है, जनता हमेशा उसके साथ रहेगी। एक सवाल और सर, एक ट्विटर का याद आया, भगवान में कितना मानते हो आप? मतलब कितना, एक होता है ना कि अध्यात्म के रूप में कोई सोचता है कि नहीं इतने अध्यात्म, इतना अध्यात्म है, नहीं जी मंदिर नहीं, राम मंदिर पे भी अलग सोचते हैं भैया क्या? मैं बताऊं,
जो धर्म के रास्ते पर नहीं चलेगा उसके जीवन में कभी आनंद नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। मैं डिबेट कर सकता हूं इस दुनिया में किसी से भी। और क्योंकि मैं बता दूं क्यों, क्योंकि धर्म साइंस है माया को समझने के लिए। रामचरितमानस, भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी से, सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। सीता जी 1 सेकंड के लिए सोने का हिरन देख ली, परेशान हो गई, जबकि भगवान बगल में बैठे थे। लेकिन हनुमान जी वो राम जी के सिवा कुछ देखते ही नहीं है। तो जो 24 घंटे राम जी की याद में डूबा हुआ है वो भगवान है। अंगद भगवान नहीं है, नलनील भगवान नहीं है, सुग्रीव भगवान नहीं है। इसीलिए हम सब हनुमान जी को भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। मतलब आईआईटी बाबा, आपकी बात याद आ गई मुझे। आपने आईआईटी बाबा देखा अभी एक महाकुंभ में बहुत फेमस हुए सर। इतना पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति, अरे भैया इतना पढ़ा लिखा, और जब इस तरीके से आप चाहते हो कि सब कुछ पढ़े, एरोस्पेस इंजीनियर बने और फिर बाद में बाबा बन जाए, आप ये तो नहीं चाहते हो किसी बात कर रहे हो भैया। अगर आपके पास मारुति 800 है और आपको कोई रोल्स रॉयस दे तो आप नहीं लोगे? क्या हुआ फिर यहाँ पे? नहीं लोगे कि नहीं? ले लेगा ना। तो आपको आध्यात्मिक धन का भी पता नहीं है। जितने लोगों को आध्यात्मिक धन का पता नहीं है वही रुपए को बहुत बड़ी चीज मानते हैं। देश कैसे बढ़ेगा? एक ही होता है ना पढ़ाई के हिसाब से कि अच्छा तो राजा जनक बनिए ना, सन्यासी और राजा। कबीर साहब ने अपना परिवार छोड़ा। ये कहाँ लिखा हुआ कि आध्यात्मिक आदमी को परिवार? हो सकता है वो जो आईआईटी है उसको लगता हो कि यार हम नहीं परिवार बनाएंगे, वो उसकी चॉइस है, बुद्ध की तरह। बट ऐसे युवा अगर पढ़ लिख के सब जाके फिर बाबा ही बन गए तो क्या सर आगे? अरे हम बनने नहीं देंगे, हमारा काम ही यही है। हम और इसलिए आए, हम इन युवाओं को आईएएस बनाएंगे और नेता बनाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाएंगे। अब तो मैं एक इंस्टीट्यूट लॉन्च करूंगा कि राजनीति कैसे करें। आप चाहते हो राजनीति में आए युवा? हमारे देश के पढ़े लिखे युवाओं को एकदम राजनीति में आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया सर आपसे बात करके। तो देखिए युवाओं के लिए एक अलग लाइन के साथ यहाँ पर अवध ओझा जी आगे बढ़ रहे हैं। वरुण भसीन।